हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। ये हमारी सीएमए इंटर की बुक का चैप्टर 2 में एक चैप्टर रहेगा इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। ठीक है, देखिए क्या होता है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे क्या होता है, हमारा जैसे रनिंग बिजनेस है ना, हमारा बिजनेस चल रहा है, उसमें ना कोई भी एबनॉर्मेलिटी घट जाती है या कोई एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है। अभी ये किस कारण से हो सकता है आपका एक्सीडेंटल लॉस या कोई एबनॉर्मेलिटी कब हो सकती है, या तो जैसे आग लग गई या फिर चोरी हो गई या फिर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी या कोई भी नेचुरल कैलमिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या रहेगा कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करते हैं, आप उस लॉस से बचने के लिए पहले से ही एक सिक्योर्ड एक आप क्या करेंगे कि आप इंश्योरेंस करवा के रखेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस करवा के रखेंगे तो जो भी लॉस आपका हुआ है आपको उसका क्लेम रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे, अब आपको हमारा ये चैप्टर क्या है, हमें वो क्लेम कैलकुलेट करना है कि हम वो क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम कैसे कैलकुलेट करेगी, वो चीज़ हमें यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, अच्छा अब एक बार देखिए कि है ना, लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है कि यदि आपका बिज़नेस चल रहा है, यदि आपकी फायर से ना आपका जो स्टॉक है यदि वो जल जाए, है ना, ठीक है ना, उसका लॉस हो, मतलब स्टॉक सारा का सारा फायर से ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आपको उसका भी इंश्योरेंस मिलता है। तो आप जितना आपका स्टॉक जला है उससे रिलेटेड आपको क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करेगी सारे प्रोविज़न, सारे एस्पेक्ट सबको ध्यान में रख के, देन वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको ना ये कैलकुलेट करना बताती हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ स्टॉक के केस में क्लेम। सबसे पहले अभी हम लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ रहे हैं, तो लॉस ऑफ स्टॉक के केस में क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, फर्स्ट डे से लेकर जिस दिन आपकी आग लगी है उसके एक दिन पहले तक का बनेगा। जैसे सपोज करो आग लगी है 1 मई को, ठीक है, तो 1 मई को आग लगी है तो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट है वहाँ से लेके 1 मई को लगी है तो 30 अप्रैल तक का बनेगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक का आपको यहाँ पे जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स रहेंगी, सारे स्टॉक्स परचेज जो भी रहेंगे वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा कि आपका एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना था। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है ना, देखो अब आपने मान लो 30 आपकी आग लगी 1 मई को, तो 30 अप्रैल तक का अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल गया कि आपके पास में जितना स्टॉक था, अब रात में क्या हुआ, आग लग गई, तो आपको ये कैलकुलेशन करने में इंश्योरेंस कंपनी को इजी रहेगा कि भाई आपके पास इतना स्टॉक था, इसका मतलब आपको इतने का नुकसान हुआ है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली क्लेम पास कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि क्यों हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बनाया। क्यों चाहिए हमें क्लोजिंग स्टॉक, ताकि हम पता कर सके कि हमारा कितना माल जला हुआ है। अब उसमें क्या रहेगा, जैसे अभी क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है कि भाई अब हमारा माल जला, लेकिन हो सकता है कि कोई एरिया ऐसा था वहाँ पे आग नहीं पहुँची तो वो वाला माल बच गया, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा बैलेंसिंग फिगर से जो क्लोजिंग स्टॉक आया है, तो जो माल हमारा बचा हुआ है, जो उसको बोलते हैं हम साल्वेज वैल्यू, तो जो साल्वेज वैल्यू यानी कि जितना माल बचा है उसकी वैल्यू, इतनी वैल्यू का माल बचा है, उसको हम लेस करके फिर हम फाइनल क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कर रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में। इन्होंने ओपनिंग स्टॉक लिया है, अगर कोई परचेज हुई है उस पीरियड में तो परचेज एक्सपेंसेस कौन कौन से, वेजेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पिछले साल की जो रेट रहेगी उसके पिछले साल में, यदि आपके लास्ट ईयर में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट थी सेल्स पर, वो वाली रेट से हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेल्स कितना है, इन सब में रिटर्न हमें लेस करना ही है। स्टॉक ऑन सेल रिटर्न, ठीक है ना, इफ़ गुड सेल, यदि क्या होता है कि यदि आपने कोई गुड्स है ना, जैसे क्या रहता है कि कस्टमर को भेजा हुआ है, कस्टमर को आप अप्रूवल के लिए भेजते हैं क्योंकि आप सैंपल के रूप में भेजते हैं, तो सैंपल तो जला नहीं है ना क्योंकि आपने कस्टमर को दे रखा है, तो वो वाला फिर आप यहाँ पे बाय साइड में नोट करेंगे। यदि कंसाइनमेंट के लिए यदि अपने स्टॉक कंसाइनी के पास में पड़ा हुआ है तो वो वाला भी नहीं जला है, यानी कि जो आपके बाहर पड़े हुए सारे सामान नहीं जले हैं, समझ रहे हैं ना आप। यदि आपने सैंपल के लिए भेजा तो इसका मतलब किसी और पार्टी के पास पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स वो जला नहीं, क्योंकि आग कहाँ लगी, आग आपके गोडाउन में लगी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो सामान है हमें तो वही कैलकुलेशन करनी है ना।
ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर लास्ट में आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक्चुअल क्लेम कैसे निकलना है। ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसमें आप साल्वेज वैल्यू लेस करके आप एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है वैसे निकालेंगे। अब क्या है, देखो अगर हमें एवरेज लॉस से नेट क्लेम निकालना है, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा कि आपका जो एक्चुअल में लॉस हुआ है स्टॉक का वो हम ऊपर निकाल लेंगे, जो अभी हमने ऊपर इतनी देर से कैलकुलेशन हम उसी चीज़ की कर रहे थे, इनटू आपने कितने की पॉलिसी करा रखी है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। उसकी वैल्यू कितनी थी स्टॉक की डेट ऑफ फायर के दिन में, ठीक है। तो आप इससे हम नेट क्लेम निकाल लेंगे। चलिए ये हम क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 27। इन्होंने क्या बोला, अ फायर अकर्ड ऑन 15 सितंबर। अब यहाँ पे फायर कब अकर्ड हुई है, 15 सितंबर को अकर्ड हुई है। ओके, तब ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से कहाँ तक का बनाएंगे, 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक का बनाएंगे, ताकि इस 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर के बीच में जो भी आपकी ओपनिंग स्टॉक है, जो भी मतलब परचेज है, सेल, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे करके फिर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन द प्रीमाइजेस ऑफ द सैन एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है भाई, हमें क्लेम अमाउंट निकालनी है। इन्होंने स्टॉक दे रखा है फर्स्ट 2012 को, यानी पिछले साल का स्टॉक ऑफ ये इन्होंने करंट ईयर का दे रखा है। परचेज दे रखी है इन्होंने 2012 की, फिर परचेज इन्होंने 1 जनवरी से लेकर 15/9 यानी 15 सितंबर की दे रखी है। सेल्स दे रखी है पिछले साल की, और सेल्स अभी इस साल की भी दे रखी है। ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज़ राइजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर। इन्होंने बोला है कि करंट ईयर में क्या रहा कि परचेज जो थी ना, परचेज की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ परचेज ना 10% से बढ़ गई है, ठीक है, करंट ईयर में। ओके, और सेलिंग प्राइस है जो है वो 5% से बढ़ी है। और सेल्वेज वैल्यू यानी कि लास्ट में हमारा कितना माल हमने बचा लिया था, 4000 का माल हमने बचा लिया था। चलिए, तो अब हम कैसे क्लेम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ना लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ। इससे क्या होगा, मुझे जीपी रेट मालूम पड़ जाएगी। जीपी रेट मालूम पड़ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, जीपी आराम से निकाल सकते हैं करंट ईयर का। तो हम सबसे पहले लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। देखिए आप इसमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे है, ये देखिए लास्ट में इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लास्ट ईयर का बनाएंगे, किसके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। चलिए, अब लास्ट ईयर यानी कि 2012 का, 2012 का यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 40,000 रुपीज़, और ये वाला जो रहेगा ये हम क्लोजिंग स्टॉक मान ले 60,000 रुपये। तो 40,000 और 60,000, अब देखिए 40,000 रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में आप परचेज़ देखेंगे, लास्ट ईयर की परचेज़ इन्होंने दे रखी है 80,000 रुपये की, और सेल्स इन्होंने दे रखी है 120 की। तो परचेज़ है 80,000 की और सेल्स है 120 की। तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे जीपी आ जाएगा 60,000 का, ठीक है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं जीपी का। कैसे निकालना रहेगा, जीपी डिवाइडेड बाय आपका सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने निकाल रखा है जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो आपका 50% आपकी रेट आ रही है, ठीक है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट मालूम चल गई। मैंने यही बताया था सबसे पहले आपको लास्ट ईयर की वो रेट निकालनी है। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तब तो ठीक है, और नहीं गिवन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब आपके पास जीपी रेट आ गई है। अब हम करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया रखा है। कहाँ से कहाँ तक का बनेगा ये अकाउंट, आप यहाँ पे डेट को ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी से लेके 15 सितंबर तक का बनेगा। चलिए, तो इन्होंने क्या किया है कि करंट ईयर का भी बना रखा है। करंट ईयर का ये सारे ले रखे हैं और लास्ट ईयर के भी ले रखे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ बोल रखा है कि लास्ट ईयर से, जैसे मान लो ये क्या बोलते हैं, कुछ परसेंट तो है ना, लास्ट ईयर से इन्होंने ये बोला है कि कुछ परसेंट तो जैसे कि ये बढ़ा है, क्या नाम है, परचेज़ बढ़ी है, सेल्स में भी बढ़ा है सेल्स भी। तो ऐसे ऐसे सब कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इसलिए हम करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों का लेंगे। चलिए, अब देखेंगे आप कि सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक आप देखेंगे, ये रहा,
ये हमारा 60,000 रुपये करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। करंट ईयर 1 जनवरी से बना रहे हैं हम, तो हमारा 60,000 रुपये का रहेगा। लास्ट ईयर में भी 60,000 का ही था। ठीक है, चलिए परचेज़ अब आप देखेंगे, क्योंकि नीचे इन्होंने परचेज़ के लिए कुछ बोल रखा है। तो परचेज़ जो है ना, इन्होंने बोला 176 तो है हमारी करंट ईयर की, जो इन्होंने क्वेश्चन में क्लियर दे रखी है 1 जनवरी से लेकर 15/9 की। ठीक है, तो 176 तो हमारी करंट ईयर की हो गई। अब इन्होंने बोला कि परचेज़ जो है ना वो 10% से बड़ी है, मतलब लास्ट ईयर से 10% से बड़ी है। तो ये जो 176 थी वो थी 110 पे। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप देखिए इसको आप ऐसे करेंगे 176,000 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि वो 110 पे है, नेचुरल सी बात है ना, 10% से बड़ी है। 10% से बड़ी है, इसका मतलब कि ये जो अमाउंट आया है वो 110 पे है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, तो आपको किस पे निकालना है, आपको 100 पे निकालना है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए अपने कैलकुलेटर में कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो आपका कैलकुलेट करने पे शायद इसमें 160 ही आना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़िए। इन्होंने क्या बोला आगे सेल्स के बारे में। सेल्स इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है 210 हमारी करंट ईयर की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 210 आपकी करंट ईयर की हो गई। अब आप इन्होंने क्या बोला है, कितने परसेंट से ये बढ़ी है, 5% से। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप 120, एक मिनट, 120 था ना, नहीं 210 था, सॉरी 210 डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि वो 5% से बढ़ी है, इसका मतलब कि वो लास्ट टाइम 5% पे थी, इंटू 100। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज़। तो आपकी सेल भी हो गई है। अब आप देखेंगे कि है ना, इन्होंने लास्ट ईयर में अपना यहाँ पे निकाला था, वो आया था हमारा जीपी 50%। ठीक है, तो 50% हमारा जीपी आया था लास्ट ईयर में। तो आप देखेंगे सबसे पहले लास्ट ईयर में आप जीपी निकाल लीजिए। तो 2 लाख हमारी यहाँ पे सेल्स थी, तो 2 लाख पे आप 50% निकालेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ जीपी आ गया। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जीपी आ गया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए, और अब इधर वाला देखेंगे। इधर अब क्या करेंगे कि अब आपका जैसे यहाँ पे ये आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, तो अब आपका लास्ट ईयर का कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 120 है। ठीक है, अब आप इन्होंने बोला कि परचेज जो थी हमारी, परचेज में 10% का राइस हुआ। परचेज में 10% का राइस हुआ, इसका मतलब कि आपका जो स्टॉक है वो भी नेचुरल 10% से बढ़ेगा। तो आप 1,20,000 को 10% से बढ़ाइए, कितना आएगा, 1,20,000 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, या फिर इसको 10% से बढ़ा देंगे तो आपका 132 आ जाएगा। और फिर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो 1,06,000 रुपये, वो आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये करंट ईयर का हमारे पास डेटाज है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, अब हमें क्लेम अमाउंट निकालना है। अब हमें क्लेम अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था, इसका 132 आया था आपका क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में। ठीक है, और 4,000 रुपये का आपका सामान बच गया सैलवेज वैल्यू, तो आपकी एक्चुअल अमाउंट जो लॉस की है वो 128 की है। ठीक है,